हेलो बच्चों, मैं प्रिंस दुबे आपका विद्या मंदिर क्लासेस में वेलकम करता हूं और आपकी हाफ ईयरली प्रिपरेशन को और बढ़िया बनाने के लिए हम लोग 4 सीरीज़ का आज तीसरा वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो आज हम न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात करेंगे और देखा जाए जितने भी लॉ वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, साइंस के हों, साइंस के ना हों, न्यूटन थर्ड लॉ सबसे ज़्यादा फेमस है। और ये बात आप सभी लोग मुझसे एग्री करेंगे। जो लोग साइंस बैकग्राउंड के नहीं भी हैं उन्हें भी इस लॉ के बारे में पता होता है और बड़ा सिंपल सा लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या है समझते हैं हम लोग। इसका मतलब कि कोई भी फोर्स होगी ना, वो कभी भी अकेले नहीं होगी, फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगी। इसका क्या मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि एक ब्लॉक जो है किसी भी टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो इस ब्लॉक के ऊपर ये टेबल एक पुश लगाएगा जिसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। आगे चल के हम इस नॉर्मल रिएक्शन को और डिटेल में देखेंगे। तो टेबल ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, तो ये ब्लॉक भी क्या करेगा, उसको रिप्लाई करेगा और ये जो ब्लॉक भी है टेबल के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो फोर्सेस हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं और इन्हीं पेयर को हम एक्शन रिएक्शन पेयर कहते हैं। और एक्शन रिएक्शन पेयर की क्या खासियत होती है कि एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा सेम नेचर के होते हैं। यानी अगर ये पुश है, यानी टेबल जो है ब्लॉक को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है ऊपर की तरफ, तो ब्लॉक भी टेबल को क्या करेगा, पुश करेगा। कहीं पर अगर ये पुल है, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी चीज को अपनी तरफ पुल कर रहा हूं, खींच रहा हूं, तो वो भी चीज मुझे अपनी तरफ पुल करेगी। तो ये सेम नेचर के होते हैं। अगर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है तो उसका रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल पुल ही होगी। अगर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है तो दूसरा भी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा, यानी ये फोर्सेस सेम नेचर की होंगी। ठीक है। और दूसरी चीज हमेशा ध्यान देना है कि एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा अलग अलग बॉडी पे लग रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा है तो इसका रिप्लाई, इसका रिएक्शन ब्लॉक को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाना पड़ेगा, दूसरी बॉडी के ऊपर लगाना पड़ेगा। वो दोनों ही एक ही ब्लॉक के ऊपर नहीं लग सकते हैं। यानी अगर ये टेबल ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है तो उसका रिएक्शन ब्लॉक टेबल के ऊपर लगाएगा, तो ये हमेशा दोनों अलग अलग बॉडीज पे लग रहे होते हैं। तो एक देखिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो हम खुद भी कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है कि मेरे को 2 स्प्रिंग बैलेंस ले लेना है। तो इनको मैं स्प्रिंग बैलेंस कह रहा हूं और ये आप देख सकते हैं अमेज़न पे अवेलेबल भी है ये स्प्रिंग बैलेंस। और आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, अक्सर जो है जो एलपीजी सिलेंडर लेकर आते हैं, घर में डिलीवर करते हैं एलपीजी सिलेंडर, तो उनके पास ये होता है। तो वो क्या करते हैं, आपके सामने सिलेंडर में एक हुक फंसा देंगे और उठाकर आपको दिखाएंगे कि हाँ सिलेंडर जो है वो प्रॉपर स्टैंडर्ड वेट का है, उसमें से कोई भी गैस की चोरी नहीं की गई है, वो जितना उस पे मेंशन्ड है उतना ही अमाउंट आपको दे रहे हैं। तो वो वे करके आपको दिखाते हैं। तो ये स्प्रिंग बैलेंस है हमारे पास। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहां से मान लीजिए मैं स्प्रिंग बैलेंस को खींच रहा हूं, तो देखिए अगर इस बीच में क्या हो रहा है, अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो ये जो बी वाला स्प्रिंग बैलेंस है वो ए वाले पर एक फोर्स लगाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो ये जो मैंने ग्रीन एरो आपके सामने बनाया है, दिस इज द फोर्स जिससे बी वाला स्प्रिंग बैलेंस ए को खींच रहा है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होगा कि ए वाला भी बी को अपनी तरफ खींचेगा, यानी फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो क्या हो रहा है यहां पर कि ए वाला भी बी को खींच रहा होगा। अब ये दोनों फोर्सेस अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इक्वल और ऑपोजिट मैग्नीट्यूड की होगी और ये हम डायरेक्टली देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग से। तो दोनों जगह जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग आएगी, ये रीडिंग एग्जैक्टली सेम होगी, यानी दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है बट डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। ठीक है। तो दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉर इट। तो ये पॉइंट्स हम याद रखेंगे एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग थर्ड लॉ का, जो हम लोग डेली लाइफ में काफ़ी एप्लीकेबल होता है। तो एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है कि वाइल फायरिंग अ गन द गनमैन एक्सपीरियंस अ बैकवर्ड थ्रस्ट एज द रिएक्शन ऑफ द गन। यानी अगर आपने कभी मूवीज या कहीं पर भी देखा होगा, तो वो जब बंदूक चला रहे होते हैं तो ट्रेनिंग के टाइम उनको ऐसे अपने शोल्डर्स पे गन को ऐसे माउंट करने के लिए बोला जाता है, अगर वो हैवी गन है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो फायर करेंगे तो जब बुलेट आगे की तरफ निकल रही होगी उस गन से, तो बुलेट आगे की तरफ जा रही है, इसका मतलब बुलेट पे एक फोर्स लगाया है गन ने आगे की तरफ पुश करने के लिए, तो बुलेट भी उसका रिएक्शन देगी और गन को पीछे की तरफ पुश करेगी और उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे की तरफ गिर सकते हैं या गन आपको पीछे से आके लग सकती है। तो हम उसको अपने शोल्डर्स पे माउंट कर देते हैं ताकि हम उसके फोर्स को काउंटर कर सकें। ओके और हम चलते कैसे हैं, इस प्रोसेस को भी हमें समझना होगा कि while walking on the road the person pushes the road backwards and road exerts an equal and opposite reaction on the feet to make the person move forward। तो मैंने एक डायग्राम के थ्रू ये समझाने की कोशिश करी। तो मान लीजिए आप हो क्या रहा है, तो ये वाला जो एरो है, ये जो एरो है, ये फोर्स से इंसान अपने पैरों से ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करना चाह रहा है। यानी इसको मैं बोल सकता हूं फोर्स ऑन ग्राउंड बाय द फीट। ठीक है, तो पांव से पीछे की तरफ जो फोर्स ग्राउंड पे लगाया जा रहा है, तो उसका रिप्लाई, तो दिस इज ऑन द ग्राउंड, ये फोर्स ग्राउंड पे लग रही है, उसका रिप्लाई या उसका रिएक्शन, तो ग्राउंड जो है आपको फॉरवर्ड पुश करेगा। तो दिस इज द फोर्स बाय द ग्राउंड ऑन द फीट। तो देखिए फोर्स ऑन ग्राउंड बाय द फीट, और यहां पे क्या हो रहा है, फोर्स बाय द ग्राउंड ऑन द फीट। तो यहां पे क्या हो रहा है कि ग्राउंड आगे की तरफ उसका रिप्लाई कर रहा है, आगे की तरफ एक फोर्स लगा रहा है जिससे हम चल पाते हैं। तो पीछे की तरफ हमने ग्राउंड को पुश करने की कोशिश किया, ग्राउंड ने हमें रिप्लाई किया, आगे की तरफ हमारे ऊपर फोर्स लगाया जिससे हम आगे की तरफ चल पाते हैं। अच्छा, ये फोर्स किस नेचर की है, तो ये दोनों फोर्सेस फ्रिक्शनल फोर्सेस होती हैं, यानी ये दोनों फोर्सेस फ्रिक्शन। तो नेचर इन फोर्सेस का बताऊं इस केस में, तो इसमें नेचर जो है फोर्सेस का, तो इट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो इट इज फ्रिक्शनल फोर्स होती है जो हम ग्राउंड पे लगाते हैं, और उसका थर्ड लॉ पेयर या एक्शन रिएक्शन पेयर हमारे ऊपर ग्राउंड आगे की तरफ लगाता है और जो हमें चलने में हेल्प करता है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब यहाँ पे फोर्स डायग्राम समझना होगा। तो मैं एक डायग्राम आपके सामने ले आया हूँ, बड़ा सिंपल सा एक डायग्राम है कि एक सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर एक 5 kg का ब्लॉक प्लेस्ड है, रखा हुआ है एक सरफेस के ऊपर। ठीक है, और साथ साथ क्या हो रहा है कि एक कोई एक्सटर्नल एजेंट होगा, मान लीजिए मैं खुद, ठीक है, उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन फिर भी ये इक्विलिब्रियम में है, इट इज नॉट मूविंग। तो मैंने जो भी फोर्सेस इसके ऊपर लग रही है, इस ब्लॉक के ऊपर, वो सारी फोर्सेस मैं आपको दिखा रहा हूं। इनमें से ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी फोर्स का पेयर नहीं बनाया गया है, सिर्फ सिंगल फोर्स बनाई है। और हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे छोटी सी, और सारी पेयर्स बनाने की कोशिश करेंगे इसमें क्या क्या फोर्सेस इस ब्लॉक के ऊपर लग रही हैं। ठीक है, तो एक तो अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स जो इसके ऊपर लग रही है W इज इक्वल टू mg। तो अगर मैं ग्रेविटी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेता हूं, तो ये आपके पास 5 × 10 यानी 50 न्यूटन हो जाएगी। यानी ग्राउंड इस ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है अपनी तरफ विद फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। लेकिन ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, यानी जिस सरफेस पे रखा हुआ है वो सरफेस इसको पुश कर रहा है ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से नीचे ग्राउंड में धंसता नहीं जा रहा है, और उस पुशिंग फोर्स को अपन नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। तो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, इट इज अ पुशिंग फोर्स। So it is a pushing force between two surfaces
इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, एक और खासियत होती है नॉर्मल रिएक्शन की, तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा और हमेशा जो भी कांटेक्ट सरफेस है उसके 90 डिग्री पर ये नॉर्मल लग रहा होगा, यानी ये अगर सरफेस है तो नॉर्मल रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर लग रहा होगा। तो अगर ये मूव नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पर है, तो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी, तो हम लोग नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट पता कर सकते हो। तो वो नॉर्मल रिएक्शन होगी 50 न्यूटन। ठीक है, तो ग्रेविटी उसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो नीचे नहीं धंस रहा है। क्यों? क्योंकि सरफेस इसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, और कितने फोर्स से पुश कर रहा है? 50 न्यूटन से पुश कर रहा है, राइट। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं यार ये ब्लॉक मूव करे, तो मैं इधर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाता हूं, तो मैंने ले लिया कि चलो कोई बात नहीं, इसके ऊपर मैं एक 2 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं, तो मैं इस ब्लॉक को 2 न्यूटन से पुश करूंगा। ठीक है, लेकिन अभी भी ये इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रखा है और अपनी जगह से नहीं मूव कर रहा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं 2 न्यूटन का फोर्स उसके ऊपर लगा रहा हूं लेकिन वो अभी भी नहीं मूव कर रहा है? तो एक और फोर्स है, आप खुद से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि किसी भी ब्लॉक को, या आपका बेड है, बेड ग्राउंड पे रखा है, उस पर हल्का सा फोर्स लगाइए, देखिए वो नहीं मूव करेगा। क्यों नहीं मूव करेगा? क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है ग्राउंड से, वो इस फोर्स को अपोज कर रही है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करती है कि अगर दो सरफेस इन कांटेक्ट है, उनके बीच में अगर आप एक रिलेटिव मोशन लाना चाह रहे हो, यानी उनको आप एक दूसरे के अगेंस्ट मूव कराना चाह रहे हो, तो फ्रिक्शन उसको अपोज करने की कोशिश कर रही है। और मेरे द्वारा 2 न्यूटन की जो फोर्स अप्लाई की गई है वो इसको सरफेस पे स्लाइड कराने की कोशिश कर रही है, तो फ्रिक्शन वो नहीं चाहता है, तो फ्रिक्शन उसको काउंटर करने की कोशिश करेगा। और टू मेंटेन इक्विलिब्रियम फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन का लगेगा इसके ऊपर, 2 न्यूटन, ताकि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर सके और ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, अब समझना क्या है हमें कि ये जो सारी फोर्सेस हैं ये ब्लॉक पे लग रही हैं, तो कोई किसी का एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। मतलब कि ये नॉर्मल रिएक्शन सरफेस लगा रहा है ब्लॉक के ऊपर, ये वेट ग्रेविटी यानी अर्थ लगा रही है इसके ऊपर, ये एक्सटर्नल फोर्स 2 न्यूटन का मैं एक्सटर्नल एजेंट इसके ऊपर लगा रहा हूं। ठीक है, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है अगेन सरफेस इसके ऊपर लगा रहा है। तो ये सारी फोर्सेस इस ब्लॉक के ऊपर कोई बाहरी ही लगा रहे हैं। ठीक है, अब इनका थर्ड लॉ पेयर एक एक करके बनाते हैं, और ये थर्ड लॉ पेयर ये ब्लॉक लगाएगा उन सब के ऊपर जो जो इसके ऊपर फोर्सेस लगा रहे हैं। तो चलिए एक एक बार इन सब का थर्ड लॉ पेयर या एक्शन रिएक्शन पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि ये नॉर्मल रिएक्शन जो ब्लॉक के ऊपर लग रहा है, तो ब्लॉक इसका रिएक्शन कैसे देगा? तो नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर सरफेस लगा रहा है, तो ब्लॉक भी इस सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, वो भी 50 न्यूटन का होगा, लेकिन ये लगाया गया बाय दी ब्लॉक ऑन दी सरफेस, और ये लगाया गया ऑन दी ब्लॉक बाय दी सरफेस। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं। सरफेस पे लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन और एक ब्लॉक पे लग रहा है, दोनों इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में लेकिन डायरेक्शन में जस्ट ऑपोजिट है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो बच्चों को हो रहा होता है वो इस वेट पे हो रहा होता है कि वेट का असर कहाँ है रिएक्शन। तो अगर मैं वेट का रिएक्शन ढूंढने की कोशिश करूं तो देखिए क्या हो रहा है कि अर्थ, अब यहाँ पे मैं अर्थ बना दूं, अर्थ तो बहुत ही बड़ा है, ह्यूज है, ठीक है, लेकिन अर्थ है, तो अर्थ अपने सेंटर की तरफ इसको पुल कर रहा है, खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है विद द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, तो उसका रिएक्शन, तो ब्लॉक भी अर्थ को अपनी तरफ पुल करेगा और ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये भी किसके बराबर हो जाएगी? 50 न्यूटन। तो ये वाली ब्लॉक के ऊपर नीचे की तरफ बाय अर्थ, दिस इज वेट बाय अर्थ, अर्थ लगा रहा है ये ब्लॉक के ऊपर, और ये जो है
ब्लॉक लगा रहा है अर्थ के ऊपर, तो दिस इज बाय ब्लॉक। तो ये अगेन जो है एक दूसरे का एक्शन रिएक्शन है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर अगर फोर्स लगा रहा हूं तो ये भी मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा। जैसे मान लीजिए अब दो लोग खेल रहे हैं, अचानक दौड़ते हुए एक दूसरे से आए और टकरा गए। अब टकराने में दोनों को चोट लग रही है, राइट। यानी एक लेफ्ट वाले बंदे ने राइट वाले बंदे पे फोर्स लगाया, राइट वाले ने लेफ्ट वाले के ऊपर फोर्स लगाया, तो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया। तो अगर मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं तो ये ब्लॉक भी मेरे ऊपर 2 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। तो ये मान लेते हैं ऑन दी ब्लॉक मैंने लगाया बाय मी, और ये लगाया बाय दी ब्लॉक ऑन मी। तो ये दोनों हो गए एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन। अब बचा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स ब्लॉक के ऊपर टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है तो ब्लॉक भी सरफेस के ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा टुवर्ड्स राइट। और ये मैं ऐसे दिखा सकता हूं, तो यहां पर एक फ्रिक्शनल फोर्स ये सरफेस के ऊपर ये ब्लॉक लगा रहा होगा, वो भी 2 न्यूटन का होगा। तो दिस विल बी बाय दी ब्लॉक, और ये वाला जो फ्रिक्शनल था वो फ्रॉम सरफेस था। तो अब देखिए ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर, और फ्रिक्शन का भी एक्शन रिएक्शन पेयर। तो कोई भी फोर्स इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही है तो वो हमेशा पेयर में करेगी, यानी दो एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, और दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो एक और एग्जांपल में लेकर आया इसी चीज को और क्लियर करने के लिए। तो मैंने क्या किया कि एक ब्लॉक को जो कि 5 kg का है उसको एक रस्सी से बांध दिया गया, और उस रस्सी को मैं किसी सीलिंग से या कहीं से भी अटैच कर दिया हूं, ठीक है। तो ये येलो रस्सी है जिससे 5 kg का ब्लॉक अटैच्ड है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि अर्थ तो इसको नीचे की तरफ पुल कर ही रहा है, जो हमने पहले ही देखा कि 50 न्यूटन के फोर्स से ग्राउंड इसको पुल कर ही रहा है। तो ग्राउंड को ये अगेन पुल कर रहा होगा, यानी एक फोर्स ये ग्राउंड पर भी लगा रहा होगा, वो भी 50 न्यूटन की होगी। इसी एग्जांपल मैंने लिया एक फोर्स समझाने के लिए आपको, टेंशन। तो टेंशन फोर्स होती क्या है? तो ये टेंशन फोर्स जो है, अगर कहीं पर भी एक स्ट्रिंग बोल सकते हैं या एक रोप बोल सकते हैं, स्ट्रिंग या रोप जब इन्वॉल्व होती है तो जब उसके एंड्स को हम पुल कर रहे होते हैं तो वो अपने एंड को वापस पुल करती है, उसी फोर्स को टेंशन फोर्स कह रहे हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक रोप है, ठीक है, और मैंने उस रोप के दोनों एंड को पुल करने की कोशिश करी। अब इधर से मैं इस एंड को पुल कर रहा हूँ और इधर से इस एंड को पुल कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ तो यहाँ पर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये भी क्या करेगी, अपने एंड्स को पुल करेगी दोनों तरफ, और ये भी आपके पास 5 न्यूटन और 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगी, अपने दोनों एंड्स को पुल करने की कोशिश करेगी। इसी को अपन टेंशन फोर्स भी कहते हैं, ठीक है क्या। अब यहां पर अगर देखा जाए तो ये ब्लॉक नीचे गिर जाता, बिकॉज इसके ऊपर तो 50 न्यूटन का फोर्स ग्रेविटी लगा रही है, लेकिन ये क्यों नीचे नहीं गिर रहा है? क्योंकि स्ट्रिंग इसको अपनी तरफ पुल कर रही है ऊपर की तरफ, और ये टेंशन है। और टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, टू बैलेंस द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, ये भी इसके ऊपर एक 50 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। तो इसका भी थर्ड लॉ पेयर हमें ढूंढना पड़ेगा। तो इसका भी थर्ड लॉ पेयर बड़ी इजीली हम ढूंढ सकते हैं। तो ये क्या करेगा कि रस्सी के ऊपर जो ब्लॉक है हमारा, वो रस्सी को नीचे की तरफ खींचेगा और ये 50 न्यूटन से खींच रहा होगा। तो ये दोनों फोर्सेस जो है, न्यूटन थर्ड लॉ, ऊपर वाली टेंशन बाय द रोप है, दिस इज बाय द रोप, बाय द रोप ब्लॉक के ऊपर लग रही है, और ये 50 न्यूटन जो है ये ऑन द रोप बाय दी ब्लॉक लगाई जा रही है। तो इस तरीके हम किसी भी फोर्स का थर्ड लॉ पेयर ढूंढ सकते हैं, उन्हें बना सकते हैं, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा और जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा इक्वल रहेगा। ध्यान देना, फोर्स हमेशा सेम नेचर की होगी और हमेशा अलग अलग
बॉडी पर लग रही होगी। कूल। तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पर, और बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये कि दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए हैं। तो एक 2 kg का ऑब्जेक्ट है और एक 1 kg का ऑब्जेक्ट है, दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में ऐसे रख दिया गया है, ठीक है। और 2 forces of 6 Newton and 3 Newton are acting on the 2 blocks of 2 kg and 1 kg kept on a frictionless floor। यानी फ्रिक्शन की कोई भी बात नहीं करनी है, जो हमारे पास फ्लोर है वो फ्रिक्शनलेस है। तो what is the force exerted on 2 kg block by 1 kg block? तो 1 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है ये हमें पता लगाना है। तो देखिए कैसे करता हूं। तो मैंने ये अज्यूम करा कि अगर मैं इन ब्लॉक को एक ही सिस्टम मान लेता हूं, ठीक है। तो अगर अब मैं इन दोनों ब्लॉक को एक ही सिस्टम मान लिया तो इनका जो कंबाइंड मास हो जाएगा वो 3 kg हो जाएगा। 2 + 1 3 kg, ठीक है। अब देखिए फोर्सेस, देखिए तो एक फोर्स जो टुवर्ड्स लेफ्ट लग रही है दैट इज 3 न्यूटन, और अगर आप इधर की तरफ एक फोर्स देखिए तो वो लग रही है 6 न्यूटन। तो टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स अगर मैं निकालूं, अगर मैं इसको बोल रहा हूं F अनबैलेंस्ड, यानी टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स जो लग रही है, तो इधर 6 और इधर 3, तो 6 - 3 इज इक्वल टू 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और किधर की तरफ अनबैलेंस फोर्स है, तो टूवर्ड्स राइट है ये फोर्स, यानी जो नेट फोर्स है आपके पास F अनबैलेंस्ड वो टूवर्ड्स राइट है, यानी अगर एक्सिलरेशन इस ब्लॉक का आएगा तो वो भी टूवर्ड्स राइट ही आना होगा। कूल। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ, तो हमें पता है कि F अनबैलेंस्ड को हम लोग लिख सकते हैं मास टाइम्स एक्सिलरेशन। तो जो मेरे पास एक्सिलरेशन आएगा तो वो आपके पास हो जाएगा 3 न्यूटन डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो 3 kg का टोटल मास है मेरे पास, तो एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास निकल कर आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये इस सिनेरियो में जब इधर से 6 और उधर से 3 पुश किया जा रहा है, ये फोर्स ज़्यादा ही है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम टुवर्ड्स राइट एक्सिलरेट करना शुरू कर देगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू कर देगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो टुवर्ड्स राइट मूव करना शुरू कर देगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता लगाना है कि 2 kg के ब्लॉक के ऊपर 1 kg का ब्लॉक कितना फोर्स लगा रहा है, और हमारे पास एक्सेलरेशन पता है। तो मैं क्या करता हूं, सिर्फ 1 kg का फोर्स डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। तो देखिए अब मैं सिर्फ 1 kg का फोर्स डायग्राम बनाता हूं। अच्छा, मुझे पता क्या है कि 1 kg का जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स राइट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल कर आ गया है, ठीक है। और जो फोर्स है तो 1 kg के ऊपर क्लियरली विजिबल है 3 न्यूटन। जो हमें नहीं पता है तो वो 2 kg वाला ब्लॉक 1 kg के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है मुझे नहीं मालूम, तो मैं उस फोर्स को कैपिटल F ले लेता हूं। अब ये फोर्स कौन लगा रहा है, बाय 2 kg ब्लॉक ऑन 1 kg ब्लॉक। लेकिन इधर की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो हमें न्यूटन सेकेंड लॉ फिर से लगाना पड़ेगा। व्हाट इज द अनबैलेंस्ड फोर्स हियर, तो अनबैलेंस्ड फोर्स मेरे पास हो जाएगा F ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ब्लॉक अगर राइट में मूव कर रहा है तो राइट की तरफ वाली फोर्स ज्यादा होनी चाहिए। तो F - 3 दिस इज द टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब यहां मास कितना होना चाहिए, 1 kg का मास है, क्योंकि हम सिर्फ 1 kg की बात अभी कर रहे हैं। तो यहां से देखिए ये है क्या, अगर फिर से इसको देखा जाए तो इट इज द अनबैलेंस्ड फोर्स,
ठीक है, तो F माइनस 3 इज इक्वल टू मास इज 1, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो 1, सो F इज इक्वल टू 3 प्लस 1, सो F इज इक्वल टू 4 न्यूटन। यानी 2 kg ब्लॉक 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है 1 kg ब्लॉक के ऊपर। तो 1 kg ब्लॉक पे इधर से 4 उधर से 3, टोटल फोर्स 1 और डिवाइडेड बाय मास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 kg ब्लॉक। इट इज वेरी सिंपल, हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ यूज करेंगे कि अगर 2 kg 1 kg पे 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो 1 kg भी 2 kg के ऊपर 4 न्यूटन का फोर्स लगाएगा और C वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे न्यूटन का सेकेंड लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ दोनों यूज करके हमने इस प्रॉब्लम को बहुत ही इजी बना दिया गया। ओके, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी, जो गन वाली बात हो रही थी, रिकॉइल की बात हो रही थी कि जब हम गन में से बुलेट आगे की तरफ निकलती है तो बुलेट को एक रिकॉइल, एक झटका पीछे की तरफ लग रहा होता है, न्यूटन थर्ड लॉ। तो उसी पे बेस्ड एक और प्रॉब्लम लेकर आया हूं मैं, इसको भी करने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट इज हैपनिंग, मास ऑफ अ बुलेट ऑफ मास 30 grams इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, द बुलेट टेक्स 0.003 seconds to move through the barrel of the gun and acquires a velocity of 100 meter per second. Calculate the force exerted on the gunman due to recoil of the gun. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले बुलेट के ऊपर गन कितना फोर्स लगा रही है वो मैं निकाल लूंगा, उतना ही फोर्स बुलेट गन पर भी लगा रही होगी जो कि गनमैन फील कर रहा होगा। ओके, तो बड़ा सिंपल सा है। तो मैं अगर देखूं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट जब आप फायर नहीं करे हो तो 0 हो जाती है, ठीक है, और जब बुलेट बैरल से बाहर निकलती है तो उसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, 0 से 100 मीटर पर सेकेंड होने के लिए गन को कितना टाइम मिलता है, यानी कितने टाइम में ये वेलोसिटी 0 से 100 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो बुलेट टेक्स 0.03 seconds टू मूव थ्रू दी बैरल, यानी जो टाइम लग रहा है इसको वो है 0.003 seconds। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 3/10 10 और 10, तो 3/1000 सेकेंड भी मैं बोल सकता हूं। तो यहां से अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं जो बुलेट का है तो v माइनस u बाय टी, सो एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट इज कमिंग आउट टू बी 100 माइनस 0/3 बाय 1000। तो जो एक्सेलरेशन आपके पास निकल कर आ रहा है तो वो हो जाएगा 10 के पावर कितने 0, 1 2 3 4 और 5, तो 10 रेज़ टू द पावर बाय 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो कितनी फोर्स लग रही होगी उस बुलेट के ऊपर, तो वो फोर्स भी हम लोग निकाल सकते हैं अगेन न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज करके। फोर्स ऑन बुलेट is equal to mass of bullet into acceleration of the bullet. So mass of the bullet is 30 grams, यानी 30/1000 kilograms into acceleration of the bullet, so 10 raised to the power 5/3। so cancel out कर लेते हैं अपन, 1 0 और 1 0 इधर खत्म हो गए और ये 3 और 3 एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो ऊपर 10 रेज़ टू द पावर 5 है, नीचे 2 है, 5 0 और 2 0, तो 3 0 खत्म हो जाएगा, 2 zeros खत्म हो जाएंगे। सो मेरे पास 1000 न्यूटन का फोर्स जो है वो बुलेट के ऊपर लग रहा है ताकि बुलेट जो है गन से बाहर निकल कर आ जाए। तो फोर्स ऑन गन जो होगी वो न्यूटन थर्ड लॉ वो भी 1000 न्यूटन की होगी, लेकिन ये बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी,
बैकवर्ड्स होगी, यानी पीछे की तरफ होगी, क्योंकि बुलेट फायर किया गया तो वो आगे की तरफ बुलेट निकली, तो बुलेट के ऊपर जो फोर्स है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, लेकिन जो गन के ऊपर फोर्स होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो दिस इज द फोर्स दैट इज ऑफ 1000 न्यूटन का गन मैन के ऊपर फील हो रहा होगा। तो अगर इतनी फोर्स अगर आप लूजली गन को पकड़े हुए तो वो पीछे आके आपको हिट कर सकती है और आपको हर्ट कर सकती है। तो इसलिए हमें बहुत ही मजबूती से गन को पकड़ना होगा सपोर्ट लेकर, ताकि वो फोर्स के लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड रहें और हमें कोई डैमेज ना हो व्हाइल फायरिंग अ बुलेट। ओके, सो दिस इज अगेन न्यूटन्स थर्ड लॉ। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। ओके, सो लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी न्यूटन सेकेंड लॉ का ही एक एप्लीकेशन है, देख सकते हैं हम लोग उसको। तो यहाँ पे मैंने न्यूटन का सेकेंड लॉ ही लिखा है, F इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और ये मोमेंटम कितने देर में चेंज हुआ, यानी T2 माइनस T1। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि जो टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स है, अगर वो अनबैलेंस्ड फोर्स जो मेरे पास वो जीरो हो जाती है। अगर मैं बोल देता हूं कि अनबैलेंस्ड फोर्स इज जीरो, तो उस केस में इफ नेट अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन अ सिस्टम इज जीरो, तो जैसे ही आप यहां का लेफ्ट हैंड साइड जीरो करोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, यानी P फाइनल जो है वो P इनिशियल के बराबर हो जाएगा। तो मैं इसको कैसे कह सकता हूं कि इफ नेट अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन अ सिस्टम इज जीरो, देन द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। ओके, तो जितना भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो, एक बॉडी हो, दो बॉडी हो, अगर उन सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, या अगर एक्सटर्नल फोर्स लग भी रही है तो वो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, यानी टोटल फोर्सेस बैलेंस्ड है, तो नेट मोमेंटम सिस्टम का जितना पहले था उतना ही बाद में ही रहेगा, यानी इट विल रिमेन कंजर्व्ड। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि कैसे हम इनको प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है आपके ऊपर। तो मेरे पास 2 बॉल्स हैं A एंड B, तो 2 बॉल्स हैं A एंड B, तो 2 बॉल्स A एंड B ऑफ मास 2 kg। तो A बॉल का जो मास है, अगर मैं यहाँ पे लिखते चला जाऊं तो मास ऑफ A जो है वो 2 kg है, और मास ऑफ B जो है मेरे पास मास ऑफ B इज 3 kg। ओके, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। सो बॉल A जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, और बॉल B 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, यानी बॉल A जाके बॉल B से टकरा जाने वाली है, बिकॉज ये धीरे धीरे मूव कर रही है और ये वेलोसिटी इसकी ज्यादा है B के कंपैरिजन में, तो उसे जाके कोलाइड कर जा रही है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। respectively in same direction collide. After collision, ball A carries on with velocity 2.6 मीटर पर सेकेंड, यानी A जब B से टकराती है तो टकरे की वेलोसिटी 2.6 मीटर पर सेकेंड रह जाती है। ठीक है, तो अब आपको बताना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल B आफ्टर कोलिजन। तो B की वेलोसिटी कोलिजन के बाद कितनी होगी ये मुझे बताना है। अब देखिए कॉन्सेप्ट देखिए, तो जब ये दोनों बॉल एक दूसरे से टकरा रही हैं तो जो भी फोर्स ये अप्लाई कर रही है वो एक दूसरे के ऊपर खुद ही अप्लाई कर रही हैं, यानी कोई एक्सटर्नल एजेंट आकर इनके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा है, यानी जो मोमेंटम इन दोनों का पहले था वही मोमेंटम इनका टकराने के बाद भी होगा। चलिए लिखकर इसको देखते हैं। तो क्या बोलूंगा, एज एक्सटर्नल यानी बाहरी अनबैलेंस्ड, as external unbalanced force is equal to 0, तो मैं बोल सकता हूं कि इनिशियल मोमेंटम जो है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब यहां इस इक्वेशन की हेल्प से देखिए बड़ी इजीली हम लोग निकाल सकते हैं बाद की वेलोसिटी। कैसे, अगर मैं इनिशियल मोमेंटम लिखता हूं तो मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी, तो A का मास है 2 kg और A की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, प्लस
बी का देखा जाए मास, तो बी का मास है 3 kg और बी की जो वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। तो इनिशियल मोमेंटम अगर आप देखें तो 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 2 इज 10, सो 19 न्यूटन सेकेंड है। तो फाइनल मोमेंटम भी मेरे पास 19 न्यूटन सेकेंड ही होना चाहिए। सो लेट अस राइट फाइनल मोमेंटम एज वेल। तो P फाइनल, तो फाइनल मोमेंटम अगर मुझे लिखना है तो मैं फाइनल मोमेंटम देखिए कैसे लिख सकता हूं। तो A के बारे में मुझे मालूम है कि भाई A का मास 2 kg है, आफ्टर कोलिजन A की वेलोसिटी है 2.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। प्लस ये नहीं मालूम इसकी वेलोसिटी, तो मैं इसकी वेलोसिटी VB ले लेता हूं। तो मास कितना है इसका, तो 3 kg, तो 3 इंटू VB। तो अगर मैं P इनिशियल P फाइनल की यूज करूं तो 2 इंटू 2.6, तो ये आपके पास हो जाएगा 5.2 न्यूटन सेकेंड प्लस 3VB is equal to 19 न्यूटन सेकेंड। सो यहां से मैं VB निकाल सकता हूं। सो VB is equal to 19 माइनस 5.2 डिवाइडेड बाय 3। सो 19 माइनस 5.2 जो है आपके पास हो जाएगा 13.8 and 13.8 divided by 3, so it will be 4.6 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हम बड़ी इजीली निकाल सकते हैं कि आफ्टर कोलिजन बी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो हमने फाइनल मोमेंटम लिखा और दोनों को बराबर कर दिया। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को जब मैंने बराबर कर दिया तो वहां से मुझे समझ में आया कि जो वेलोसिटी बी की होनी चाहिए आफ्टर कोलिजन इट इज 4.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, आप खुद ट्राई करिएगा। आप पता लगाइएगा कि दोनों के ऊपर इंपल्स कितना है, यानी दोनों का चेंज इन मोमेंटम कितना है। तो मैं एक आपको होमवर्क देता हूं, आप कमेंट करके बताइएगा कि फाइंड impulse on both the balls due to collision। तो आपको बताना है कि कितना हो रहा है दोनों के ऊपर इम्पल्स, और कैसे निकालेंगे कमेंट करके बताइएगा। इम्पल्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। तो यहाँ के साथ 4 सीरीज खत्म करता हूँ, और जो भी डाउट्स हैं आपके आप कमेंट करिए और देखते हैं उन्हें। और इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, कमेंट और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।